Welcome back, dear learners, to the online classes of Sri Ram Public School. In today's class, we are going to see a very important poem of your book, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo. As you can see on your screen, the book is First Flight, and in this book, First Flight, there's the poem number 3, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo. It's written by Leslie Norris. Now, talking of the poem, जैसे कि आप देख सकते हैं, the poem has a tiger in it and there's something mentioned about zoo. तो tiger क्या है, zoo क्या है और यहाँ पर क्या concept है and why is it used in the poem, that we'll see today. तो जो ये पोयम है, ये आपके बात करती है ये पोयम एक टाइगर की, जो कि कहाँ पर रखा गया है, जू में रखा गया है. बिफोर गेटिंग इनटू द पोयम, लेट अस सी समथिंग अबाउट द ऑर्डर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर कैसा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की पोयम्स लिखते हैं. Now if we talk of the order, you can see Leslie Norris was a famous Welsh poet and a short story writer. He was born in 1921. ठीक है. And he at a very early age he decided that he wanted to become a poet. तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं था कि इनको पोयम बनना है, नहीं बनना है. और इनकी जो पहली पोयम है वो पब्लिश हो गई थी 1983 में, एंड फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री, जो पूरी इनकी बुक थी पोएट्री की, वो 1943 में आ गई थी. ठीक है. और इनकी जो पहले फेमस थी, अगर आप फेमस पोएट्री की बात करें तो वो थी फाइंडिंग गोल्ड. ठीक है. हिज वर्क हैज गिवन हिम वेरियस अवार्ड्स. विच अवार्ड्स? तो अवार्ड्स का नाम भी लिखा है, कॉल मोंडेले पोएट्री प्राइज एंड द कैथरीन मैंसफील्ड मेमोरियल अवार्ड. ठीक है. और लेस्ली नॉरिस की डेथ कब हुई थी? 2006 में. अब आप बात करेंगे कि हम क्यों पोएट के बारे में जानना चाहते हैं, तो पोएट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि उनकी पोएम्स आपने पढ़ी. अगर इन फ्यूचर आपको इंग्लिश ही परस्यू करना है, प्लस इंग्लिश नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा भी पोएट के बारे में जाने रहेंगे तो वहाँ एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगी. पोएट के बारे में आपको पता रहेगा लेस्ली नॉरिस कौन है और ये कैसी पोएम लिख सकते हैं. 10 टाइगर इन द जू किसकी पोएम है. अब हम बढ़ते हैं. जो पोएम का इंट्रोडक्शन है, तो इसमें एक कॉन्ट्रास्ट से एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है. कैसा कॉन्ट्रास्ट? तो देखिए, एक एटमॉस्फेयर है जो जहाँ पर टाइगर जो है वो जू में है, केज में है, और एक है जहाँ पे वो जंगल में, फॉरेस्ट में फ्री है, जहाँ पे उसका नेचुरल हैबिटेट है, तो वहां पर है. तो यहाँ पर दोनों ही जो है एनवायरनमेंट शो किए हुए हैं और वहां पर ये डिस्क्राइब किया हुआ है दैट द टाइगर फील्स जॉयस, बहुत ही खुश फील करता है. कहाँ पर? तो जब भी वो फॉरेस्ट में रहता है तो बहुत ही हैप्पी फील करता है, खुश फील करता है. ही फील्स दैट ही इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. अब ये जो पूरी पोयम है, इसमें जो टाइगर है, इसको क्या है, क्या डिस्क्राइब किया गया है कि भले से उसको आप जू में कैद कर दिए हो, पर जो उसका नेचुरलिटी है, दैट इज अ प्राउड क्रिएचर, वो बहुत ही प्राउड नेचर का है, बहुत ही पावरफुल है, अनटेमेबल है. तो वैसा ही व्यवहार उसका ऑल थ्रू द पोयम रहता है. ऐसा नहीं है कि आप लोगों के उसको जू में कैद कर देने की वजह से वो अपना नेचुरल बिहेवियर भूल जाता है. वो अभी भी अपनी नेचुरलिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है. जो विजिटर्स जाते हैं उनको बिल्कुल अनइंटरेस्टिंगली देखता है, ना उनसे बात करता है, ना उनकी बातों का कोई रिस्पॉन्स देता है. तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं. थीम यही है पोयम की कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, वो इन क्रिएचर्स को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं, इनको कैद कर लेते हैं कहीं पर, इनको रखते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स एक नेचुरल डिजास्टर जो है वो खुद ही ला रहे हैं, आइदर बाय कटिंग द ट्रीज. अब देखिए, आजकल ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको लगवाना पड़ रहा है, और अगर आपने वो पेड़ कट नहीं किए होते तो आज आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती. आज कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि आपको भरपूर ऑक्सीजन वैसे एनवायरनमेंट से मिलता है. जब ऑक्सीजन की कमी नहीं तो कोविड का कोई रोल नहीं. बट ये सब आप लोगों की वजह से है, ये ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, हम सब की वजह से, कि हमने ये जो पेड़ है वो कट कर दिए. जो चीजें, जो नॉर्मली चीजें हो रही थी उनको एब नॉर्मल कर दिया है. नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज आर इन फ्रंट ऑफ यू. अब हम पोयम देख लेते हैं बिना देरी किए. तो पोयम कह रही है, ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो किसके बारे में बात हो रही है? तो बिल्कुल पोएट बात कर रहा है टाइगर के बारे में. ये देखिए आपकी पोयम है कि वो जो स्टॉक कर रहा है, जो टाइगर है वो चल रहा है अपने विविड स्ट्राइप्स में. अभी देखिए विविड स्ट्राइप्स क्या है. तो अगर आप बात करें विविड स्ट्राइप की, तो विविड ब्राइट है. स्ट्राइप जो है उसके जो पैचेस बने होते हैं टाइगर की बॉडी पर, उसको कहा जा रहा है. और स्टॉकिंग मतलब किसी को फॉलो करना. तो टाइगर किसको फॉलो कर रहा है? तो टाइगर अपने ही
वो जो कुछ स्टेप्स हैं केज में, जो कुछ कदम वो चला है, वो चल रहा है और फिर से उन्हीं कदमों को फॉलो कर रहा है। तो टाइगर ये कर रहा है। प्लस टाइगर की अपीयरेंस बताई गई है कि भले से वो केज में हो बट स्टिल ही इज इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो उसकी ब्राइट स्ट्राइप्स है वो उसमें अभी भी है। तो द टाइगर, पहले 2 लाइन कह रहा है द टाइगर स्टॉक्स, मतलब द टाइगर फॉलोज, क्या फॉलो कर रहा है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। फिर उसको तुरंत अपीयरेंस बता दिया कि वो अपने विविड स्ट्राइप्स में क्या फॉलो कर रहा है, वो जो फ्यू स्टेप्स है अपने केज के, जो छोटा सा केज है उसका जो कुछ कदम है वहां चल रहा है, फिर वही वापस आ रहा है, फिर वही फॉलो कर रहा है। ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो वो बता रहे हैं इसके बाद कि जो उनका पॉज है वो पॉड्स कैसे हैं, पैडेड हैं, वेलवेटी हैं। कभी अपने कैट फैमिली के किसी मेंबर का अगर पाव पंजा पॉज जो है वो अपने हाथ में लिया होगा तो वो काफी थिक पैडेड होता है, और जब एक कैट वगैरह जब चलते हैं तो कभी साउंड नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्टली चलते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर कहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब जो उनका पैर है, उनके जो पॉज हैं वो बिल्कुल वेलवेटी हैं और बिना किसी नॉइस के वेलवेटी पैड जैसे चल रहा है, क्वाइटली चल रहा है इन हिज क्वाइट रेज। अब क्वाइट रेज क्या, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। क्या शांत और गुस्सा सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर पोएट ने क्यों कहा क्वाइट रेज, तो बिल्कुल यहाँ पर उसकी हेल्पलेसनेस को डिस्क्राइब किया गया है कि भले से उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो क्या करेगा, ही इज हेल्पलेस, द टाइगर इज हेल्पलेस। अब देखिए आंसर लिखते समय 2 चीज आपको ध्यान देनी है। जब ये अगर आप आंसर ही से स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसा कि पोएम में मेंशन्ड है, पर्सोनिफाइड है, तो अगर आप ही से एक बार स्टार्ट कर दिए तो आपको कंटिन्यूअसली ही का यूज करना है। अदरवाइज आपको पता है एनिमल्स के लिए जो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो एनिमल्स के लिए मीट यूज करते हैं। तो अगर आपने एक बार इट भी यूज कर दिया तो आप इट ही कंटिन्यूड रखेंगे, ठीक है, फिर आप ही नहीं यूज करेंगे। तो ही या इट, आइदर ऑफ द टू। तो अभी हम बात कर रहे हैं ही में, तो ही जो है वो बहुत ही गुस्से में है पर वो कुछ नहीं कर सकता अपने गुस्से का। क्यों? क्योंकि वो हेल्पलेस है, तो अभी भी क्वाइटली जो है मूव कर रहा है गुस्से में। क्वाइट रेज जो 2 ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक साथ यूज किए हैं टू थ्रो और डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे मीनिंग क्या है, द हेल्पलेसनेस ऑफ द टाइगर। तो इन सच केसेस इट्स अ पोएटिक डिवाइस, जो कि क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन। अभी जो बात हम कर रहे हैं वो चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो एक बन जाता है आपका क्वेश्चन की टाइटल क्या है पोएम का, तो टाइटल है ए टाइगर इन द जू, ठीक है। दूसरा लिखा किसने, लेस्ली नॉरिस। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है टाइटल जस्टिफिकेशन का बनता है कि जो भी टाइटल है वो टाइटल कैसे इस पोएम के लिए एकदम एप्ट है, सूटेबल है, कैसे फिट है, वो डिस्क्राइब कीजिए। तो टाइटल जस्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो कह रहा है पोएम का थीम। तो थीम हमने अभी देख लिया, पोएम का थीम क्या है, तो पोएम का थीम ये है कि कैसे ह्यूमन जो है वो एक्सप्लॉइट करता है किसी भी एनिमल को जस्ट फॉर इट्स बेनिफिट। दूसरी बात ये कही गई है कि कैसे एनिमल्स जो होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन अगर राइम स्कीम का क्वेश्चन बने, तो राइम स्कीम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पोएम्स में। तो राइम स्कीम कैसे डिस्क्राइब होती है, जैसे आपने पोएम रीड करना स्टार्ट किया, ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो हर लाइन का जो आखिरी वर्ड का साउंड होता है वो जहां जहां सेम होगा वो सेम अल्फाबेट लेंगे। अभी ये क्या है, तो ये जैसे आपने देखिए स्ट्राइप्स देखा, तो आपने स्ट्राइप्स देखा, तो स्ट्राइप्स का राइमिंग वर्ड कौन सा है, स्ट्राइप्स, वाइप्स, ये सब राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो स्ट्राइप्स का जो नीचे वाला वर्ड है, मतलब दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड केज, तो स्ट्राइप्स और केज तो राइमिंग नहीं है, नो, बट स्ट्राइप्स और क्वाइट है। तो देखिए जो पहला वर्ड होता है उसके लिए हम ए रख देते हैं, वो चाहे कुछ भी हो उसके लिए पहले ए रख देंगे। अगर उसका सेम कोई वर्ड है तो उस वाले वर्ड को भी ए बोलेंगे, पर अगर उसका सेम वर्ड नहीं है तो हम फिर दूसरा अल्फाबेट बी यूज कर लेंगे। तो अगर हम केज की बात करें तो केज के लिए क्या यूज कर लेंगे, तो केज के लिए हम यूज कर लेंगे बी, तो ए और बी हो गया। लेकिन जब हमने कहा कि स्ट्राइप्स और क्वाइट जो है वो राइमिंग आ रहे हैं, तो बिल्कुल स्ट्राइप्स और क्वाइट अगर राइमिंग आ रहे हैं तो आप स्ट्राइप्स वाला ही अल्फाबेट किसको दे सकते हैं, तो क्वाइट को दे सकते हैं। तो स्ट्राइप्स और क्वाइट तो ए हो गया था, वो बी हो गया था, फिर एक और ए आ गया। अब देखिए रेज और केज राइमिंग हो रहे हैं, तो बिल्कुल राइमिंग हो रहे हैं, तो चौथा भी क्या हो गया, बी हो गया। तो ए बी जो है वो आपका राइम स्कीम हो गया पोएम का। ए पहला क्या है, स्ट्राइप्स, बी है केज, तो स्ट्राइप्स का ही क्वाइट है, तो ए और ए, मतलब पहला और तीसरा ए है। फिर जो आपका केज है, केज क्या है आपका, तो केज बी है, वहीं केज का राइमिंग क्या है, रेज। तो राइम स्कीम ऐसे हम फॉर्म करते हैं, ए बी जो है
फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई। अब देखिए पोयम में ये नेसेसरी नहीं है कि जो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम हो वही पूरे पोयम की हो, पर मेजरली ऐसा ही होता है कि जो एक स्टैंजा की राइम स्कीम है वही सारे स्टैंजाज में फॉलो की जाती है। पर अगर गलती से कोई स्टैंजा 5 लाइन का है तो उन केसेस में ये डिफर भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको जब ये क्वेश्चन पूछेगा भी कैसे, तो पूछेगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, जब एक्सट्रैक्ट आपका लाइंस दी रहेंगी और तब आपसे पूछेगा। तो इसको रटना नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि इसको फॉर्म कैसे करवाते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया आपका पहला स्टैंजा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन एक और बनता है वो कहता है कि कैसे, अब बताइए कि कैसे क्या हो सकता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है पोयम में यूज किया जा सकता है या यूज किया हुआ है पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस होता क्या है, जैसे पोएट्स को ये लाइसेंस प्राप्त होता है कि आप अपनी पोयम को राइमिंग बनाने के लिए, आप अपनी पोयम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए वर्ड्स के साथ जो है फेर बदल कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट और यूज कर सकते हैं। बट उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स के तहत ही ये काम किया जा सकता है। तो वो जो रूल्स हैं वो आपको कैसे पढ़ाए जाते हैं, तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ाए जाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको जरा सा भी नीड फील हो तो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन देयर, ठीक। तो इस तरह से ये आपका पहला स्टैंजा हो गया, जिससे सब मोस्ट पॉसिबल जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए ओवरऑल। अब मेन स्टैंजा वाइज क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो स्टॉक्स की मीनिंग बता दीजिए, ठीक है। फिर आपको कह रहा है ही रिफर्स टू हुम, तो ही रिफर्स टू द टाइगर। फिर व्हाई इज ही रिफर्ड टू एज द एनिमल, तो कहते हैं इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हेन एनी नॉन ह्यूमन थिंग इज रिफर्ड टू एज ह्यूमन, जब भी कोई नॉन ह्यूमन को ह्यूमन के कैरेक्टर दिए जाएं तो वो क्या होता है, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे आपने ट्री को ही कह दिया इट की जगह, तो आपने क्या कहा कि ट्री को जो है एक पर्सन के कैरेक्टर देके हम ट्री की विडंबना को इस समय डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब ट्री की विडंबना को एज अ पर्सन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। फिर आपका ये पहला लाइन कि विविड स्ट्राइप्स, अगर आप पहले स्टैंजा से पूछा जाए कि पहले स्टैंजा में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो टाइगर की अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो विविड स्ट्राइप्स, उसकी जो ब्राइट स्ट्राइप्स हैं बॉडी पर उसको डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा उसका पैडी वेलवेटी फीट, जो पॉज है उसको डिस्क्राइब किया हुआ ऑन पॉज और पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके पॉज पंजों को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो स्टैंजा 1 है वो खत्म होता है। और स्टैंजा 2, 3, 4 के लिए तैयार रहिएगा अगली क्लास में, क्योंकि अब वीडियो लंबा हो जाएगा एंड यू हैव टू स्टडी अ लॉट मोर थिंग्स, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करेंगे। बट आई होप पहला स्टैंजा जो आपको है, वी टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहते हैं। आज का जो आपका वर्क है वो जितने क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन एक जनरल लिख लीजिए कहीं। क्या होगा उससे कि उससे जितने भी किसी कोई भी पोएम आप पढ़ेंगे तो उससे जितने भी रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को बस क्या ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना है कि आपका क्लास 10th है और इस क्लास 10th में आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के बीच में टर्म 1 एग्जाम, वो भी बोर्ड एग्जाम होगा जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। तो मल्टीपल चॉइस में आर या पार का सीन होता है। ये नहीं होता कि आप 10 लाइन लिख देंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं टीचर को कुछ मिल गया तो टीचर 1 नंबर ही दे देगा, तो वो सीन भी नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए जो आपको पढ़ना है वो बहुत ही आवश्यक है कि एवरीथिंग टू द पॉइंट एंड टू द कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो today's class is over for now, but you need to study regularly and practice regularly. You need to work hard because अब टाइम नहीं है। अगस्त सितंबर के बाद एग्जाम के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए और मेजर पोर्शन उसमें कवर करके, अगर नवंबर में एग्जाम हुआ तो समझ लीजिए कि पूरा सिलेबस 75% सिलेबस तो आ ही जाएगा उसमें, तो 50% वाला बिल्कुल भी उम्मीद ही मत करिएगा। तो एक तरह से समझ लीजिए 2 फेज में पूरे सिलेबस का जो है एग्जाम हो रहा है, तो हमें भी फास्ट चलना है बिना देरी किए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू द होमवर्क एंड बी रेडी विद योर डाउट्स इन द इवनिंग क्लास। थैंक यू।